तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दक्षिण भारत के एक हिस्से में खुडी नाम का गांव पड़ता है। ये गांव एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा रहा है जिसे सुनकर अच्छे लोग डर के मारे कांप उठते हैं। इस गांव का नाम सुनने के बाद इस गांव के आजू बाजू में रहने वाले लोग भी इस गांव के बारे में कुछ अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताते हैं। तो आइए जानते इस गांव की छोटी सी कहानी, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी ऐसा ही कहेंगे कि सच में इस गांव में कुछ तो अजीब था। दोस्तों, सन 1900 के दशक में खुडी नाम का ये कस्बा काफी खामोश हुआ करता था। इस गांव की आबादी भी यहाँ पर काफी अच्छी तरह से रह रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वैसे वैसे गांव के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। इस गांव के अंदर एक पुजारी रहा करता था। वो पुजारी अक्सर कभी भी ऐसी चीजों को अंजाम देता था जो गांव वालों को काफी अजीब लगती थी, और गांव वाले उनकी इन हरकतों से काफी परेशान हो जाते थे। कई बार उस पुजारी की झोपड़ी के बाहर लोगों को जानवरों के कटे हुए सर मिलते थे, और इसकी वजह से लोग उसके ऊपर काफी शक करते थे। लेकिन बाद में उन्हें लगता था कि ब्राह्मण ने जो कुत्ता पाल रखा है शायद ये उसी की करतूत हो सकती है। 2-3 बार तो ऐसा ही हुआ, और सभी लोगों को लगा भी था कि शायद ये किसी कुत्ते की गई करतूत है। लेकिन एक बार उस ब्राह्मण को गांव के कुछ लोगों ने एक जानवर को काटते हुए देख लिया था, तो फिर उसको मंदिर से हटाने की बात की गई, और उसके बाद उसे उस मंदिर से निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह पर किसी दूसरे पंडित को बुलाया गया। लेकिन जैसे उसे उस मंदिर से निरस्त किया गया तो उसके मन में निराशा छा गई। ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था, और उसके बाद उसने उस गांव को छोड़ दिया और वो वहां से निकल गया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उस गांव से जाते अचानक से गांव के अंदर कुछ अजीब होने लगा। अचानक ही लोगों की मौतें होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 दिन के अंदर ही एक न एक जवान आदमी मौत के घाट उतर जाता। पर अभी तक हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और हम सभी सुरक्षित थे। हम सभी खाटू श्याम बाबा की पूजा करते थे और उनको बहुत ही ज्यादा मानते थे। शायद उनकी सुरक्षा की वजह से अब तक हम जिंदा बचे हुए थे। लेकिन जब सब गांव वालों को पता चला कि इस तरह की घटनाएं हमारे गांव में स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर हमें इस मामले पर यकीन होने लगा कि जैसे वो पुजारी हमारे गांव से चला गया था, तो उसके बाद हमारे गांव के अंदर ये घटनाएं शुरू हो गई थी। अब हमें लगने लगा कि अब हमें किसी भी तरह से वापस से उस पुजारी को अपने गांव में लेकर आना होगा। गांव वालों ने काफी बार उस पुजारी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पुजारी हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब हमें उस पुजारी का कोई ठिकाना नहीं मिला, तो फिर सभी लोग निराशा हाथ में लेकर वापस अपने अपने घर लौट आए। उसके बाद हमने सोचा कि उस पुजारी को ढूंढने से तो अच्छा होगा कि हम किसी तांत्रिक की मदद ले सकते हैं। इसलिए गांव के कुछ लोग मिलकर एक तांत्रिक के पास चले गए, और उस रात गांव के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस रात उस तांत्रिक बाबा ने बताया था कि उन्हें 3 रात के लिए उस गांव से बाहर रहना होगा। लेकिन मेरे परिवार वाले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने हमसे ज्यादा कुछ पूछताछ करना भी ठीक नहीं समझा। और फिर उसके बाद पूरे के पूरे गांव को सुनसान बनाकर 2 या 3 दिन के लिए वो गांव से दूर चले गए। लेकिन दोस्तों, मेरे घर वाले इस चीज के लिए एग्री नहीं थे, और उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब अपने गांव को किसी भी हालत में वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो खाटू श्याम बाबा का हाथ रहता था। कहीं ना कहीं मेरे परिवार वालों की ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी भी हो सकती थी। लेकिन उस वक्त तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि हमसे ज़्यादा हिम्मत वाला इस गांव के अंदर कोई है ही नहीं। अब गांव लगभग खाली हो चुका था, और गांव खाली होने के बाद हमें ऐसा ही लग रहा था कि सभी गांव वाले बेवकूफ़ हैं। इसलिए शाम होते ही हमने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। भले ही हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा भी डर नहीं था कि गांव में क्या चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सावधानी तो बरतनी चाहिए थी। इसलिए मेरे घर वालों ने कहा कि हमें शाम के 6 बजे ही अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए, और उसके बाद बाहर की चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फिर हमने ऐसा ही किया। शाम के करीब 7:30 या 8 बजे के आसपास हम सभी ने खाना पीना कर लिया, और उसके बाद टीवी देखने के लिए बैठ गए। वो क्या था कि हम सभी घर वाले एक साथ मिलकर टीवी देखते थे, इसलिए अब हमारी ये आदत बन गई थी। लेकिन हम नहीं जानते थे कि सिर्फ आज की रात हमारी आदत को खराब कर देगी। धीरे धीरे सभी एक एक करके हमारे टीवी वाले कमरे के अंदर आते गए, और उन सभी के हमारे कमरे में आने के बाद कमरे को भी बंद कर दिया गया। लेकिन इसी बीच मेरी बहन जोर से चिल्लाई, और उसके चिल्लाते में जल्दी से
कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ मेरी बहन के हाथ से खून बह रहा था और खून इतना ज़्यादा बहने लगा था कि नीचे का फर्श भी लाल हो गया था। जब मैंने उसकी हालत देखी तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया और उसके बाद मैं उसके घाव को ठीक करने के लिए लोई वगैरह लेकर आया और उसके हाथ पर पट्टी करने लगा। फिर इसी बीच मेरे घर वाले भी वहाँ पर पहुँच गए। जब उन्होंने मेरी बहन की ये दशा देखी तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जब हमने उसे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि अचानक ही ब्लेड का एक टुकड़ा उसके हाथ में आकर लग गया। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि घर के अंदर ब्लेड का टुकड़ा कहाँ से आया था। हम सभी घर वालों के हाथों के ऊपर ताबीज बंधे हुए रहते थे, लेकिन मेरी बहन के हाथ पर ताबीज भी नहीं था। सच में इस चीज को देखकर अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया था और इस छोटे से हादसे ने हमें इतना तो बता दिया था कि हमारे घर के ऊपर भी कुछ कुछ अजीब होने लगा था और अब हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इससे पहले कि यह हादसा पूरी तरीके से खत्म हो पाता। इतने में मुझे अपने दादी माँ की आवाज़ आई। हमारी फैमिली में हम संयुक्त परिवार में रहते थे। जैसे ही हमें लगा कि दादी की कमरे से आवाज़ आई है तो हम जल्दी से दादी के कमरे के अंदर पहुंचे। तो उस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे दहशत भरा हुआ नज़ारा देखा। दरअसल मैंने देखा कि मेरे दादाजी वहीं बगल में पड़े हुए थे। सबसे भयानक और डरा देने वाली बात तो ये थी कि उनके शरीर के 2 भाग हो चुके थे और वहीं उनके आजू बाजू में 2-3 ब्लेड के टुकड़े पड़े थे और उन ब्लेडों के टुकड़ों ने मेरे दादाजी के शरीर को चीर दिया था। मैं समझ गया था कि ब्लेड के इन टुकड़ों के आतंकी की वजह से ये सब हो रहा था। पहले मेरी बहन के हाथ पर ब्लेड लगना और उसके बाद दादाजी के पूरे जिस्म को ब्लेड के द्वारा काट देना, ये कुछ अजीब ही था। इस नज़ारे ने हम सभी को डरा कर रख दिया था। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। हमारे घर के अंदर जितने भी सदस्य थे उन सभी के अंदर हलचल मच गई थी। सभी को बुरी तरह से डर लगने लगा था। वो सब इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि अभी अभी तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा है वो सब इस गांव की एक माया है। अब तो उन्हें भी समझ में आ गया था कि उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था। अब मेरा भी दिमाग खिसका हुआ था और उस वक्त मुझे भी अपने पिताजी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके कहने पर ये सब हो रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि हमें गांव में नहीं रुकना चाहिए, लेकिन पापा ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर रुकने को मजबूर कर दिया। शायद आज तो हमें कोई भी दिव्य शक्ति बचा नहीं सकती थी। इसी बीच मैंने अपने ही गांव के मुखिया दिनेश काका से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया। शायद वो किसी दूसरी जगह पर चैन की नींद ले रहे थे और मेरे बार बार संपर्क करने के बाद भी उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया। मैं समझ गया था कि वो सभी काफ़ी गहरी निद्रा में होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे घर में दहशत बनी हुई थी। फिर मुझे याद आया कि हमारे रिश्तेदार पवन जी किसी अच्छे तांत्रिक को जानते थे और वो अगर रात को यहाँ पर पहुँच जाते हैं तब हमारी जान बच सकती थी। इसलिए मैंने पवन जी को बुलाना ठीक समझा। इसलिए मैंने पवन जी को सारी बात बताई तो पवन जी मेरी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गए कि भला एक ब्लेड का टुकड़ा आखिर कैसे इस तरह की हरकतें कर सकता है। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने तुरंत ही कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ और तब तक आप सुरक्षित रहना और किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके दादाजी अब वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। उनकी भी बात कहीं ना कहीं हमें ठीक लग रही थी और उन सभी को संभालने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था और ऐसे में उन सबको मुझे ही संभालना था। इसलिए मैंने उनको एक कमरे में बुला लिया। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ देखा था सच में उसे महसूस करके और उसे देखने के बाद हर किसी की रूह कांप जाए। हम सभी घर वाले तो घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन अभी भी हमें यही डर सता रहा था कि कहीं किसी को कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और फिर डर और दहशत के माहौल में भी एक दूसरे से कुछ बातचीत करने लगे। एक बार के लिए तो हम सभी को यही लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन दोस्तों मैं नहीं जानता था कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। ये असली झटका खाना तो अभी बाकी था। फिर कुछ देर तक तो सभी आपस में बातें करते रहे, लेकिन उसके बाद ना जाने सबको क्या होने लगा था कि सभी के सर भारी होने लगे और सभी की आंखें बंद होने लगी। मैं एक अकेला ही खड़ा था जिसे इस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था और मैं उन सभी को देख पा रहा था। तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मुझे नशा कर दिया हो और उस नशे की वजह से मेरा दिमाग घूमने लगा हो। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ देर के लिए भी इसे सह नहीं पाया और उसके बाद ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पिताजी की गर्दन कटी हुई थी
और उनकी कटी हुई गर्दन से खून बह रहा था। और फिर जब मैंने नीचे पड़े हुए खून को देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, और जब मैंने उसे ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करना। अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मैंने अपने सारे घर वालों को देखा तो मेरे पापा जी के अलावा सब कुछ सही था, और उनके लाश को अपने सामने पड़ा हुआ देखकर मुझे काफ़ी रोना आ रहा था। जिस इंसान ने हमें यहाँ पर रोका था वही इंसान अब यहाँ से गुजर चुका था। सच में इस चीज़ को महसूस करके एक कमज़ोर दिल वाला इंसान अपनी जान ही गंवा दे। तभी मैंने देखा कि एक ब्लेड उनकी गर्दन के आर पार हो गई थी, और उस ब्लेड की वजह से सारा का सारा माहौल बिगड़ गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ब्लेड चलाने वाला था कौन, जिसने मेरे परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हालांकि उसकी थोड़ी देर बाद ही मेरे घर पर मेरे रिश्तेदार पहुंच गए, जिनको मैंने बुलाया था। उनके पहुंचते मेरी सांस में सांस आई, और उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने मेरे घर में झाड़ फूक करना शुरू कर दिया। उस तांत्रिक बाबा ने बताया कि मेरे घर पर एक ऐसी आत्मा का वास है जिसको आपके परिवार के मुखिया ने चैलेंज कर दिया था, या फिर यूं कहें कि उन्हें लग रहा था कि वो किसी भी भूत से सामना कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जहाँ पर भूतों का बसेरा होता है वहाँ पर भगवान की श्रद्धा नहीं की जाती। जहाँ भूत मौजूद होते हैं वहाँ पर भगवान नहीं होते। ये जानकर मुझे अपने पापा के लिए बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन उस दिन मैं और मेरे बाकी परिवारजन अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए, और दोबारा कभी भी मैंने उस गांव का दृश्य नहीं देखा। दोस्तों, उस गांव के नाम से अब मेरी रूह कांप जाती है, और उस दिन मैंने अपने परिवार के 2 सदस्य को गंवा दिया था। खैर, अब मैं नई दिल्ली में रहता हूँ और मैं वहीं पर अपने परिवार को चलाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।